चलिए तो स्टार्ट किया जाए वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लिखिएगा हेडिंग पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बट पोलराइजेशन ऑफ लाइट में भी हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल से, जो आपने इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था। हाइगन्स साहब ने जो कहा था कि लाइट आपका वेव की तरह बिहेव करता है, तो उन्होंने कुछ बातें बताई थी। सबसे पहली बात उन्होंने करी थी कि लाइट जो होता है वो आपका मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव कहने का मतलब कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, और वो मटेरियल मीडियम उन्होंने ईथर को मान लिया था। पहली बात कही थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि लाइट जो होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। मतलब लाइट में जब लाइट ट्रैवल करता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के डायरेक्शन में ही आपका ऑसिलेट करते हैं, और ये दोनों बातें उनकी गलत थी। पहली बात उन्होंने क्या कही थी? हाइगन्स स्टेटेड, हाइगन्स स्टेटेड, हाइगन्स, हाइगन्स स्टेटेड, हाइगन्स स्टेटेड, हाइगन्स ने कहा था that light is a mechanical wave, that light is a mechanical wave, that light is a mechanical wave which needs a material medium, which needs a material medium, which needs a material medium, which needs a material medium for its propagation, for its propagation। ठीक है ना? और इस मीडियम को उन्होंने क्या कह दिया था? ईथर। बट ये बात उनकी गलत थी। However, this was not correct. करेक्ट ये नहीं था। करेक्ट क्या था अभी हम लोग देखेंगे। तो उनका जो पहला स्टेटमेंट था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव विच नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, ये उन्होंने बात जो बोली थी ये बात गलत थी। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली थी? उन्होंने कहा था कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये जो दूसरी बात उन्होंने कही थी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव उस वेव को बोलते हैं जो कि जिसमें मटेरियल मीडियम, मटेरियल्स जो होंगे ना वो वेव के डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करेंगे आगे। अगर आपका वेव सपोज करिए इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो जो आपके मटेरियल मीडियम होंगे, पार्टिकल्स होंगे जो आपके मटेरियल के, वो इसी डायरेक्शन में आगे पीछे इस तरह से आपका ऑसिलेट करेंगे। किसमें? लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। बट लाइट के बारे में जब पता लगाया गया तो लाइट पता चला कि यार लॉन्गिट्यूडिनल वेव ये नहीं है। ये कैसा वेव है? ये आपका ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें जो ऑसिलेशन होगा वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करेंगे क्योंकि लाइट के ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये जो दोनों क्लेम्स था हाइगन्स साहब का कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव एंड लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बोथ दीज क्लेम्स वर फाउंड टू बी रॉन्ग। इसको लिख लीजिए। तो देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट की हमने शुरुआत कहां से करी है? हाइगन्स प्रिंसिपल, जहां से इस चैप्टर का हमने शुरुआत करा था वहीं से करी है। हाइगन्स ने कहा था कि भाई लाइट कैसा वेव होता है? एक मैकेनिकल वेव होता है जिसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। बट ये बात जो हाइगन्स साहब ने कही थी ये बात गलत थी। दूसरी बात हाइगन ने कही थी कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहने का मतलब कि जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो वेव के डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करेंगे आगे पीछे। ये बात भी गलत थी। लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं होता है, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत था। तो फिर बात है कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत थे तो फिर सही क्या था? ठीक है, अब बात करेंगे एक्चुअल में कि एक्चुअल में लाइट होता कैसा है। तो लाइट जो होता है, लाइट क्या है भैया? लाइट है, लाइट इज an electromagnetic, light is an electromagnetic wave which does not require any material medium, for its propagation। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही तो कारण है कि सोचो, सनलाइट कहां से आ रहा है? सन से आ रहा है। सन और अर्थ के बीच में क्या है? वैक्यूम है ना? अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद क्या है? वैक्यूम है। बट अगर उस वैक्यूम को भी क्रॉस करके लाइट अर्थ तक पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये अगर कोई मीडियम नहीं भी इसको मिलेगा ये तो भी ट्रेवल कर पाएगा। अगर इसको मीडियम की आवश्यकता होती तो वह सन से अर्थ तक लाइट आता ही नहीं कभी, है कि नहीं? तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि यार लाइट जो होता है ना वो एक आपका मैकेनिकल वेव नहीं है, इसको कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। पहली बात जो हाइगन साहब की हो गई वो गलत साबित हो गई। दूसरी बात कि अगर ये एक
ऐसा वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, तो जब ये ट्रेवल करेगा तो ऑसिलेट क्या करेगा, है ना, क्या ऑसिलेट करेगा। तो दूसरी बात लिखिए, पहला तो लिखा आपने ये, दूसरा लिखिए कि लाइट इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसा कि हाइगन साहब ने कहा था कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये क्या है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कहने का मतलब कि यहां पर जो ऑसिलेशन होगा वो, अगर मान लीजिए ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये है आपका अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, अगर हम इसको बोल देते हैं कि ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, तो यहां जो ऑसिलेशंस होंगी वो इस वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। समझ रहे हैं, यहां जो ऑसिलेशंस होंगी वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके ऑसिलेट होंगी, जो भी ऑसिलेट होगा। बट सवाल है कि ऑसिलेट करेगा क्या, इसको चलने के लिए मीडियम की तो आवश्यकता है नहीं। जब मीडियम की आवश्यकता है नहीं तो यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स होंगे नहीं, तो फिर क्या ऑसिलेट करेगा, किसके ऑसिलेट करने की वजह से आपका वेव आगे की तरफ बढ़ेगा, तो वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, है ना, कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन्स में ऑसिलेट करते हैं, और ये जो दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट करने की वजह से आपका लाइट जो होता है वो आपका आगे की डायरेक्शन में बढ़ता है। आई बात समझ में, ये होता है एक्चुअल में सिचुएशन। अब बात करते हैं थोड़ी देर, इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में। इसको लिखिए। चलो, अब आज जो हमको पढ़ना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, उसका बेस हमने तैयार कर लिया है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बट पोलराइज्ड लाइट क्या होता है ये समझने से पहले आप इस बात को समझिए कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डिनरी लाइट होता है, इनऑर्डिनरी लाइट मतलब क्या, आपका अनपोलराइज्ड लाइट। इन अनपोलराइज्ड लाइट होता क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड oscillates symmetrically in all the directions in a plane perpendicular to the direction of propagation of light। जो आपका ऑर्डिनरी वेव होता है, मान लीजिए आपका ऑर्डिनरी लाइट वेव है, ये इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, ये क्या है आपका, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये आपका ऑर्डिनरी लाइट वेव है। ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है ना कि आपका जो डायरेक्शन है वेव का, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, मान लीजिए कोई एक परपेंडिकुलर प्लेन है इसके, जो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपका एक परपेंडिकुलर प्लेन हमने लिया। ऑर्डिनरी लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस परपेंडिकुलर प्लेन में, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में, हर सिमेट्रिकल डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट आपका कर रहा होगा। आ रही है बात समझ में? आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में हर पॉसिबल सिमेट्रिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। किसमें? ऑर्डिनरी लाइट में। आई बात समझ में? इसको बनाइए, इसको लिखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव का मोशन ये हर डायरेक्शन में जाता है। ट्रांसवर्स वेव कौन सा वेव होता है? जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ये प्लेन हमने क्या लिया, इसके परपेंडिकुलर लिया। इस प्लेन में जब भी ऑसिलेट करेगा तो इसके परपेंडिकुलर तो ऑटोमेटिकली हो गया। आ रहा है समझ में? लिखिए। और 150 ना हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आपने हर चैप्टर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके और हर चैप्टर में प्रैक्टिस करके तुम जा रहे हो। तो आप PYQs बनाएंगे, किसी चैप्टर का PYQ उठा लो, चाहे फिजिक्स का उठाओ, मैथ्स का उठाओ, केमिस्ट्री का उठाओ, आपको एक बात दिख जाएगा कि यार बहुत सारे सवाल तो एकदम बच्चे वाले सवाल आते हैं।
कि अगर आपने चैप्टर का इस तरह से पढ़ा है कि आपको फॉर्मूला सारा पता है कि बेसिक ये फॉर्मूला होता है, बहुत सारे सवाल आप वहीं से लगा लेंगे। ये जेई मेंस की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेई एडवांस। जेई एडवांस में आपको एडवांस लेवल क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, आपको लॉजिक अच्छा खासा लगाना पड़ेगा, बट जेई मेंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस करके गए हैं उसके हिसाब से आपका जेई मेंस में परफॉर्मेंस होने वाला है। और मैक्सिमम कितना ये रहता है ना इसमें, पीवाईक्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। हाँ, मैक्सिमम वो छोड़िए, अभी जेई मेंस का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट होगा ना, जनवरी वाले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे, आप देखना कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे, दोनों में बहुत हद तक जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, क्वेश्चंस नहीं बट जो कॉन्सेप्ट्स होंगे बहुत हद तक मैच करेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये एकदम बहुत जेई मेंस एग्जाम निकालना बहुत ही आसान है, बशर्ते आप पढ़ रहे हैं, आराम से ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। तो टफ क्यों हो जाता है बच्चे के लिए? टफ उसके लिए हो जाएगा जो कि शुरुआत किया, कहीं कोचिंग में गया, उसके बाद वो पढ़ा ही नहीं। समझ रहे हो? आज के डेट में इस एग्जाम को निकालना और एक अच्छे एनआईटी में अपना रैंक सिक्योर करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बशर्ते आप लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली। तब घर में आप क्या, इसके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता है? 10 साल पहले थी जब हमारा टाइम था। आपके टाइम में एडवांटेज है, ऑनलाइन एजुकेशन आपके हाथ में, कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर पे बैठिए, घर पे बैठ करके आराम से आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारा फायदा है। चलिए, तो आपने देखा कि आपका अनपोलराइज्ड लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है। ये लाइट में होता क्या है कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिमेट्रिक हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपको ऑसिलेट करता है। किसमें? ऑर्डिनरी लाइट में। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? ये तो था अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट में ये होगा कि आप क्या करेंगे, अभी देखो इसी को हम लोग क्या बनाते हैं, पोलराइज्ड बनाते हैं। हमने क्या करा, इसके रास्ते के बीच में हमने एक पोलरॉइड ला करके रख दिया, हमने एक पोलरॉइड ला करके रख दिया। पोलरॉइड का कैसा होता है? इस प्रकार से होता है कि इसमें कुछ पास एक्सिस बने होते हैं, इस प्रकार से पास एक्सिस, सॉरी ये टेढ़ा हो गया, इस पोलरॉइड में आपके मल्टीपल पास एक्सिस बने हुए होते हैं इस तरह से। समझ रहे हैं ना? ये आपके पास एक्सिस होते हैं। और इसका होता क्या है पास एक्सिस बनाने का लॉजिक, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाइब्रेशन जो इसके साथ इसी के डायरेक्शन में अलाइंड होगा, सिर्फ वही पास कर पाएगा। जैसे मान लीजिए ये गेट है, ठीक है, अगर मेरे को किसी लंबे डंडे को निकालना है, इसे पास कराना है, तो हम क्या करेंगे, उस डंडे को इसी डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। अगर हम डंडा को इस तरह से घुमा देते हैं 90 डिग्री से, और तब अगर हम चाहेंगे कि इस गेट से पास करें, तो क्या वो पास करेगा? नहीं पास करेगा। सेम लॉजिक है कि आपने पास एक्सिस को इस तरह से वर्टिकल बनाया है। अब आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होंगे वो आराम से इससे पास करके निकल जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होंगे वो पास करके नहीं निकल पाएंगे। आ रही है बात समझ में? अच्छा, जो मान लेते हैं कि ना तो परफेक्टली वर्टिकल है ना ही परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, जो बीच में है, एक सर्टेन एंगल थीटा बना रहे हैं, उन वाले का क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट पास कर जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पास नहीं कर पाएगा। मतलब कि यहां तक तो सारे लाइट अवेलेबल थे, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे वाइब्रेशंस अवेलेबल थे, वर्टिकल वाले भी हॉरिजॉन्टल वाले भी, हर एंगल पर था। बट जब पोलरॉइड से आपने इसको पास कराया तो जो आपको लाइट निकलेगा, उस लाइट में जो आपके लाइट उस लाइट में जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे। आई बात समझ में? तो ये आपका लाइट कैसा हुआ, ये लाइट हुआ आपका पोलराइज्ड लाइट। ये था अनपोलराइज्ड, ये है पोलराइज्ड। तो यहां पर आप लिखेंगे पोलराइज्ड लाइट में लिखेंगे आप कि इन पोलराइज्ड लाइट the electric field oscillates in only one direction in a plane perpendicular to the direction of oscillation, or perpendicular to the direction of propagation of wave, perpendicular to the direction of propagation
ऑफ वेव। मतलब आपका पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा कि जो पोलराइज्ड लाइट होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में, इस परपेंडिकुलर वाले प्लेन में, जो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका ऑसिलेट कर रहा होगा। अगर पोलराइड आपने वर्टिकल चूज किया होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा। अगर पोलराइड आपने हॉरिजॉन्टल चूज किया होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा। आ रही है बात समझ में? लिखिए। एक बार अगर आपके ऊपर NIT, IIT किसी अच्छे कॉलेज का ठप्पा लग गया ना भाई, आप देख लेना, बाकी जो जनरल बच्चे हैं, जो भीड़ है, उससे आप पहले ही अलग हो जाएंगे। आप किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे, पक्का होगा कि आप 3rd ईयर में आएंगे, आपका प्लेसमेंट वहीं पर लग जाएगा। अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं जाएंगे, ग्रेजुएशन तो कहीं ना कहीं से कर लोगे, उसके बाद लग जाओ कंपटीशन में, निकालो या तो बैंक, ये वो जितने कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन निकालना और भी टफ है। तो वहां पढ़ने से अच्छा है कि यहां पढ़ लो। यहां कंपटीशन आसान है, बहुत आसान है। अभी आपको भले लगेगा कि सर इतना टफ सवाल है, बट आज वो टफ सवाल आपको जो बना लोगे ना, तो अभी बनाना काफी ज्यादा आसान है आज से 4 साल बाद बनाना, क्योंकि अभी आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके पेरेंट्स हैं सब कुछ देखने के लिए। आज से 4 साल 5 साल बाद जब ग्रेजुएट होकर निकलोगे ना, ग्रेजुएट जैसे बच्चा हुआ वो हो जाता है, इतना घर वाले भी समझ लेते हैं कि अब मेरा बेटा कमा करके घर में लाएगा पैसा। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो उसका एक अलग प्रेशर आपके सर पे होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, मेरा दोस्तों का जॉब लग गया, सुनो कहीं कॉल पे कि फलना लड़का मेरा इस कॉलेज में गया था, उसका इतना का प्लेसमेंट हुआ, इतने का पैकेज लगा। आप क्या सोचोगे कि यार अभी हम यही SSC का तैयारी कर रहे हैं, UPSC का तैयारी कर रहे हैं। तो बेटर है कि अपना इस तरह से आप लोग ऑर्गेनाइज कीजिए। आपका क्लास अभी खत्म ही होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम के बाद जो समय बचता है उसको इस तरह से आप लोग प्लान कीजिए ना कि आप रिजल्ट ला करके निकाल लो, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो। अपने हाथ में आपका फ्यूचर होना चाहिए। हम अपने लाइफ में एक ही चीज देखें, बच्चे 2 तरह के होते हैं। एक वो जो खुद करियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा वो अटेंटिव होता है। जैसे हम आपको अपने कॉलेज का एक पर्सनल खुद का देखा हुआ एग्जाम्पल बता रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड बोलो या बैचमेट बोलो या कॉम्पिटिटर बोलो, जो बोलो, वो लड़का हर तरह के अननेसेसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था कॉलेज में। हर तरह के अननेसेसरी एक्टिविटी, जो कॉलेज में जितने अननेसेसरी एक्टिविटीज होते हैं जो आप सोच सकते हैं, हर चीज में वो इन्वॉल्व था। मार पीट कूद फांद हर चीज में। बट वो लड़का पढ़ना भी जानता था, पढ़ता भी था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसको जॉब लेना है। 3rd ईयर जैसे ही आएगा, 3rd ईयर में आते आते उसको नौकरी ले ही लेनी है, और वो लेकर के निकला। समझ रहे हैं? और एक ऐसा बच्चा होता है जो पढ़ता तो है, बिल्कुल पढ़ता है, बट किसी के कहने पर पढ़ता है। कोई उसको बोलेगा पढ़ने तब वो पढ़ेगा। और जो बोल बोल करके आपको कौन कितना दिन तक धक्का मारेगा ये बताइए। आपके पेरेंट्स भी जब एक लेवल तक देख लेते हैं ना यार कि इसका कुछ नहीं होने वाला, तो वो भी बोलना छोड़ देंगे। घर में रोज कलह करने से क्या फायदा है? तो अब आप इतने मैच्योर तो हो चुके हैं आप लोग सब कि आपसे ये चीज एक्सपेक्ट किया जाए कि आप अपने करियर के बारे में बेहतर डिसीजन ले पाए। आप गोल्डन एरा में रह रहे हैं जहां आपके मोबाइल पर सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आज से 10 साल 15 साल पहले वेट करना पड़ता था कि संडे को मैगजीन आएगा, उस मैगजीन में हम टॉपर लोग का इंटरव्यू पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि तैयारी कैसे करना होता है। आज क्या है, टॉपर खुद का यूट्यूब चैनल बना करके हर बात बता रहा है, जो नहीं किया होगा वो भी बता रहा है कि हम ये किए थे। तो आप गोल्डन एरा में रह रहे हो, जो आपके पास सब कुछ पता है, शुरुआत से लेकर के अंत तक का हर चीज अवेलेबल है। टीचर भी है आपके पास, ऑनलाइन भी टीचर है, ऑफलाइन भी टीचर है। आप सब चीज का यूज करिए। खुद बैठो, पेपर लेकर के बैठो, पेन लेकर के बैठो, एक प्लान बनाओ, सॉलिड प्लान बनाओ। अभी से लेकर के आपको मैं एक चीज बता दे रहे, देखिए 2014 में आपका लॉन्च हुआ था जियो, ठीक है ना। 2014 में भले वो लॉन्च हुआ था, बट क्या आपको लगता है कि उसका लॉन्च होने का प्लानिंग 2014 में ही शुरुआत हुआ होगा? नहीं, उसका प्लानिंग स्टार्ट होने से 5 साल 10 साल पहले स्टार्ट हो चुका होगा। तब जाकर के 2014 में आपका जियो आया, और ऐसा आया कि सारे कंपनी को बिठा दिया। आज हर जगह जियो ही जियो है कि नहीं? जियो सिनेमा, जियो स्पोर्ट्स, जियो ये, जियो वो, सब चल रहा है। तो कोई भी काम होता है ना वो प्लानिंग से होता है। ऐसा नहीं कि गए और आज ही से पढ़ना चालू कर दिया। पहले प्लान बनाइए कि हम आप किस तरह से पढ़ने वाले हैं, डेली कितना पार्ट कवर करेंगे सिलेबस का, और आपको कब तक खत्म कर देना है। पहले दिन ही आपको पता होना चाहिए कि हम इस तारीख आते आते अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे।
इस हर एक, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जब हम तैयारी कर रहे थे गेट की, राइट, हमने अपना सारा एक ऐसा रूटीन बना लिया था कि मेरे को हर संडे को एक टेस्ट देना है, हर संडे को। और टारगेट ये होता था कि आज अगर मंडे है तो मंडे से संडे के बीच में एक सब्जेक्ट हमने चूज कर लिया। जैसे हमने चूज कर लिया फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मंडे से सैटरडे के बीच में मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। उसके हर सवाल, बेसिक से लेकर के हर सवाल मेरे को बना लेने हैं, और तब संडे को हम टेस्ट देंगे। संडे को हम टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद जो सवाल मेरे से बन गए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना, एक तो मेरे को मेरा रैंक पता चल जाता था, मार्क्स पता चल जाता था, गलतियां पता चल जाती थी। हम जो सिली मिस्टेक करते थे, कहीं पर यूनिट लेने में गलती कर दी, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कहीं गलत फॉर्मूला लगा दिया, वो सब सारी गलती मेरे को पता चल जाती थी। और जो सवाल नहीं बनता था उस पर बैठ करके हम 4-5 घंटे अच्छे से उस पर टाइम देते थे, ये सवाल मेरे से क्यों नहीं बना। तो इस तरह से एक आप रूटीन बना लो ना। मेरे को लगता है सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, वो ये है कि एक टेस्ट सीरीज उठाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको मिले, जहां से मिले। उस टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल होता है कि फलना तारीख को टेस्ट होगा, इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। अब आपको पता चल गया कि इस तारीख को मेरा टेस्ट होने वाला है, तो उस तारीख से पहले कोशिश करो कि उस सिलेबस जो भी पूछेगा उस टेस्ट में, उसको कंप्लीट कर लेना है। इससे क्या हुआ कि आपका आधा जो प्लान था वो टेस्ट सीरीज ही आपको बना के दे दिया। अब बैठिए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने दिन जो आपने पढ़ा था आपने कितना अच्छा पढ़ा है, समझ रहे हैं ना। और ऐसे करते 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 अगला जनवरी आएगा, अगला जनवरी में आप तैयार होंगे, और इस तरह से तैयार होंगे कि 150 तो हम कम बोल रहे हैं, 150 हम तब बोल रहे हैं ना भाई, 150 हम तब बोल रहे हैं जब आपने प्लान बनाया, बट आप गिरते पड़ते प्लान को एग्जीक्यूट किए। अगर आप प्लान बना लिए और सॉलिड तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किए हो, हर दिन डेली पढ़े हो बिना कोई रुकावट के, 150 आप सोच के जा रहे हो 200 पक्का पार कर लोगे, पक्का 200 पार कर लोगे। बट हाँ, इसमें इस बात की भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी कि आपका 11th और 12th आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है 150 के ही पास अटक के रह जाओ, क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में, भाई उतना टाइम है नहीं। अगर आपने 11th 12th अच्छे से मेहनत करी है तो आप 150 से ऊपर तो पक्का जाओगे, 180, 190, 200 आओगे। और 200 तक पहुंचने का मतलब है भाई कि अच्छे NIT में अच्छा ब्रांच आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आपका कोई कैटेगरी होगा, आप कैटेगरी का भी लाभ उठा सकते हो, समझ रहे हो। तो बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत बताए क्या होता होगा। आप जब 10th पास किए होंगे, 11th, जैसे आप लोग रांची के, किसी कारणवश रांची में आपने पढ़ाई छोड़ा, फिर आप चतरा गए। चतरा के साथ देखो, बहुत अच्छा जगह है, बहुत प्यारा जगह है, यहाँ के बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, इतना हमको पता चल गया। लेकिन दिक्कत है ना यार कि यहाँ पे माहौल ही नहीं है। आप कोटा जैसे शहरों में जाएंगे ना, वहाँ क्या होगा ना, वहाँ के हवा में भी IIT का ही बात घूम रहा है। वहाँ ऑटो वाला भी, जो ऑटो वाला पकड़ोगे ना, वहाँ स्टेशन पर उतर करके जो ऑटो वाले को बोलोगे सर हमको फलना कोचिंग पहुँचा दो, वो ऑटो वाला भी पूरे रास्ते आपसे IIT का ही बात करेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा शहर IIT JEE और मेडिकल के तैयारी पर ही टिका हुआ है। अभी ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद आपने सुना होगा, रिसेंट का न्यूज़ है, ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद कोटा में जो बच्चों का एडमिशन होता था वो बहुत हद तक घटा है। कोटा में जाने वाले बच्चों का संख्या बहुत घटा है, हॉस्टल्स खाली हैं, मेस खाली है। कोटा में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब के सब परेशान है। सारे होटल मेस वाले मीटिंग करें, और मीटिंग करके सब क्या करें, जा करके ऐसा कुछ एक उनका वो कमेटी होगा या कुछ होगा, ग्रुप होगा, वो ग्रुप जा करके हमारे जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला साहब, उनसे जाकर के वो लोग मीटिंग किया कि आप कुछ कोटा के बारे में कुछ सोचिए। ये शहर इसी बात पर टिका ही हुआ है, इस नाम के लिए ही फेमस है कि भाई यहाँ बच्चों का कंपटीशन का तैयारी कराया जाता है, JEE और मेडिकल का। अब उस शहर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता था, आज भी है, कम हुआ है बट आज भी है, कि आप उस शहर में जाएंगे, आपको कुछ बात भी, अगर कुछ अनर्गल बात भी होगी तो वो भी तैयारी से ही, JEE मेडिकल की तैयारी से बात होगी। बट अब यहाँ पे रहने का दिक्कत क्या है, यहाँ आपको वो माहौल ही नहीं मिलेगा। यहाँ जो बच्चे बात करेंगे कुछ अलग ही बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप रह गए और यहाँ आपकी दोस्ती यारी बन गई, और वैसे बच्चों के साथ आपकी दोस्ती यारी बन गई जिनका इस तैयारी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपको वो माहौल मिलेगा ही नहीं। और हमने अपने कल क्लास 11th के बच्चों को 2-3-4 दिन हमने पहले कहा था, वो तो भी बच्चे बहुत कम है, थोड़े से बच्चे हैं। हमने उनको कहा कि देखो, माहौल आपको शहर अगर नहीं दे रहा है तो आप खुद से अपना माहौल बनाइए। आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो, ग्रुप स्टडी करो, 4 जन 5 जन जितने भी जन आप लोग अच्छे दोस्त हैं जो आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बनाइए और आकर के क्लास के ही 4 कॉर्नर्स में आप लोग बैठ जाइए और 1.5 घंटे बात मत करो। ऐसा नहीं कि आए हैं और आकर के बात कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, नहीं। 1.5 घंटे आपस में बात मत करो, बस क्वेश्चन पेपर लेकर के आ जाओ कि हमको 1.5 घंटा यहीं बैठ करके बनाना है। और 1.5 घंटे के बाद एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो कि ये सवाल तुमने बनाया तो कैसे बनाया, मेरे से नहीं बना।
और वो लोग कल से आना शुरू कर दिए। कल आप देखे थे, हम जब पढ़ा रहे थे तो 2 बच्चा आया था सुबह में पढ़ने के लिए, वो उसी के लिए आया था। आनंद, वो क्लास 11th का बच्चा है, मेडिकल बायो लिया हुआ है। तो वो लोग आना शुरू कर दिया, अपना ग्रुप स्टडी करना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको माहौल नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि सब माहौल नहीं है तो हम क्या करें। माहौल नहीं है, बनाओ अपने जैसा 3 4 10 दोस्त जितना भी तुमको मिल रहा है उन लोग को खोजो, उसके साथ बैठो, बैठ करके पढ़ो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस आपको लगना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, बाकी पूरा सिस्टम लगा है आपको निकलवाने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके थे। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है कि जो आपका पोलराइड से, जो भी पोलराइड से सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा जिसका अलाइनमेंट पोलराइड के पास एक्सिस के अलाइनमेंट के साथ मैच करेगा। तो यहां पर जो आपका लाइट निकला, यहां पर वर्टिकल, जो आपका पास एक्सिस था पोलराइड का वो कैसा था, वर्टिकल था। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकला, जो लाइट निकला, उस लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही आपका ऑसिलेट कर रहा होगा। आई बात समझ में। अब अगला सवाल पर आते हैं कि अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आप भाई डिस्टिंग्विश करके बताइए कि कौन सा लाइट पोलराइज्ड है, कौन सा लाइट अनपोलराइज्ड है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो अगला हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कोटा फैक्ट्री आप लोग देखे हो, एक भी सीजन देखे हो, दोनों देखे हो, 2-3 सीजन आया ना उसका अभी तक। हम 2 सीजन देखे उसका। उसमें जब आप पहला सीजन का पहला एपिसोड देखेंगे ना, उसी एपिसोड में आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या दिखाया गया है कि एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जाता है कोटा एडमिशन लेने के लिए, और जिस ऑटो में बैठता है उस ऑटो वाले को ही सब कुछ, वही ऑटो वाला पूरा उसको इंट्रोडक्शन दे देता है कि इस शहर में कैसे क्या होता है, नहीं होता है। तो वही बात हमने आपसे कही कि उस शहर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहां के हवा में भी बात इसी चीज का घूम रहा है, अनर्गल बात भी वहां हो रहा है, तो इसी बात का हो रहा है कि फलना आईआईटी का कितना प्लेसमेंट, कितना पैकेज लगता है। वही बात, पूरा का पूरा शहर उसी चीज पर टिका हुआ है, और इसी बात को लेकर के अभी वो लोग परेशान है। अभी आप इंस्टाग्राम पर जाइए, रील देखिए, कितना रील वो लोग बना बना करके डाल रहे हैं कि कोटा से जैसा तो कोई दूसरा शहर ही नहीं है हिंदुस्तान में। उनको उस शहर को बचाना है, उस शहर को फिर से बनाना है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने सबसे बड़ा चोट मारा है तो वहीं पे मारा है। चलिए, हाँ, बहुत अब देखिए, हर वो लोग भी क्या कर रहे हैं, कोटा वाले क्या कर रहे हैं, एलएन, वाइब्रेंट, वो लोग अब अपना ब्रांच खोल रहे हैं बिहार, यूपी, झारखंड जैसे शहरों में, इन स्टेट्स में खोल रहे हैं। उनको पता है कि अब बच्चा आने वाला नहीं है, उनके पास तो उतना दूर आएगा नहीं, तो उनको खुद यहाँ पर आना पड़ रहा है, इसीलिए वो लोग मार्केट से फंडिंग भी उठा रहे हैं। आप देखे होंगे ये दृष्टि आईएएस, सुने, उनका पहले पॉलिसी था कि हमको दिल्ली से ज्यादा बाहर निकलना ही नहीं है। ज्यादा ब्रांच बनाने से होता कह रहे हैं कि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हो। जो क्वालिटी आपको दिल्ली में मिलेगी वही क्वालिटी आपको यहाँ पर तो नहीं मिलेगी। तो जितना ज्यादा आप, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जितने ढंग से हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, अगर हम किसी टीचर को, मान लीजिए मेरा कोचिंग बड़ा हो गया, हमने किसी टीचर को नाम अपने कोचिंग के नाम पर रख दिया हंटरगंज में, और उस टीचर को बोल दिया कि जाओ तुम वहां पढ़ाओ, क्या वो मेरे जैसा पढ़ा पाएगा? क्या वो वही चीज प्रोवाइड कर पाएगा जो हम यहाँ पर कर रहे हैं? नहीं कर पाएगा। यही चीज उनके साथ था। जब तक दुनिया ऑनलाइन नहीं थी, जब तक ऑनलाइन एजुकेशन फैला नहीं था, वो क्या था, अपना एक सेंटर बना के, खूटी बना करके वहीं रखे हुए थे। जो क्वालिटी वहां दे रहे थे वो और कहीं बच्चों को दे ही नहीं रहे थे, तो बच्चों को वहीं आना पड़ता था। अब क्या है कि बच्चे के पास मल्टीपल ऑप्शन है, वो घर पे ही बैठ के पढ़ लेगा, आपके पास आएगा ही नहीं। तो उनको क्या करना पड़ रहा है कि अब अलग अलग शहरों में जाना पड़ रहा है कि वहां जाएंगे, घर के नजदीक रहेंगे तो बच्चा मेरे नाम पर आ जाएगा कि भाई मेरे शहर के बगल में, मेरे घर के बगल में अगर दृष्टि आईएएस है तो चलो भाई वहीं जाकर के पढ़ लेता। तो ये हर चीज में होगा, यूपीएससी, जेई, नीट, हर फील्ड में अब यही होने वाला है कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पहले कुछ एक शहरों में होते थे, अब वो आपको मल्टीपल शहरों में अगले आने वाले 5 से 10 साल में और दिखेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन वो वाला जो क्वालिटी मिलता है ना, समझ नहीं इम्पॉसिबल है ना यार, इम्पॉसिबल है। आप खुद सोचिए, आप मेरा ही वीडियो मान लो आप देख रहे हो, यूट्यूब पर जाकर के देखिए, आपको उस तरह से समझ में आता है जैसा यहां पर समझाते हैं हम? बहुत मुश्किल है समझ में आना, समझ रहे हो ना? मेरा आपका ऑफलाइन जो है, ठीक है, ऑनलाइन बहुत अच्छा है, बहुत एडवांटेजेस लेकर के आता है कि आप बार बार देख सकते हो, मल्टीपल बार देख सकते हो, बट ऑनलाइन जो है, ऑफलाइन में जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसको कभी नहीं रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास आ रहे हैं, हमने आपको होमवर्क दिया, कल आप आएंगे क्लास, हम चेक करेंगे ना कि आप होमवर्क बनाए कि नहीं बनाए।
आप पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं पढ़ के आ रहे हैं, या फिर सिर्फ आप लेक्चर देख रहे हैं और आप कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम चेक करेंगे ना, आप पर प्रेशर बनाएंगे ना कि तुम पढ़ो, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपसे 500 किलोमीटर दूर हैं, हम आपको अपना वीडियो बना करके भेज रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख लिया, हमने आपको होमवर्क दिया, आप होमवर्क बनाए कि नहीं बनाए हम देखेंगे कैसे? आपके ऊपर कोई डर होगा, कोई प्रेशर होगा कि सर अगर हम होमवर्क नहीं बनाएंगे तो कल सर मेरे से पूछेंगे, अगर मेरे को नहीं होगा प्रेशर। और अगर ये देखो ऑनलाइन उनके लिए बेस्ट है, उन बच्चों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। हम सेमिनार में भी उस दिन बोले थे, अगर आपका बच्चा ऐसा है जो साल के 365 दिन खुद से बिना बोले, किसी के बिना बोले बैठ के पढ़ लेगा ना, उसको किसी का बात आप मत सुनिए, उसका चाहे डायरेक्ट जाइए बेस्ट ऑनलाइन खरीदिए और उसको दे दीजिए। लेकिन अगर आपका बेटा ऐसा नहीं है, शुरुआत में जब शुरू करता है मोटिवेशन हाई होता है, टाइम के साथ मोटिवेशन किल होते जाता है, तो आप उसको ऑनलाइन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आज ही हम आपको एक ग्रुप पर वीडियो डालेंगे, उस वीडियो में देखना जो आपके एनवी सर है, उन्होंने एक बात बोला है, उनके यहाँ 40,000 बच्चों ने एडमिशन लिया ऑनलाइन में, 40,000 में से 5 से 6,000 बच्चे ही सारा डेली क्लास देखते हैं ऑनलाइन। 34 से 35,000 बच्चे ऑनलाइन कोर्स ले तो लिए हैं बट वो डेली क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है कि क्लास तो मेरे ही पास है, पड़ा हुआ है ना, बाद में देख लेंगे, आज का कल देख लेंगे, कल का परसों देख लेंगे, ऐसे करते 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 बैकलॉग इतना बन जाता है जब छूट ही जाता है। तो हर चीज का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ऑनलाइन का अपना एडवांटेज है, उसका डिसएडवांटेज भी है। ऑफलाइन का भी अपना एडवांटेज है, इसका भी डिसएडवांटेज है। देखिए डिपेंड आप पर करता है बाबू कि आप कितना सिंसियर हैं। आप सिंसियर होंगे तो जहां कुछ नहीं रहेगा वहां भी आप रास्ता बना लोगे। होता है कि नहीं? ऐसे कितने सारे बच्चों का आप सुनते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं था, सरकारी स्कूल में पढ़ा, ऐसा स्कूल में पढ़ा जहां पर दरी बिछा करके बच्चों को पढ़ाया जाता था, और वहां से भी वो किसी ना किसी तरह से पहुंच गया, क्योंकि वो अपना रास्ता, उसके लिए भी वही सिचुएशन था। एडवांटेज उसके लिए भी होगा, डिसएडवांटेज उसके लिए भी होगा, बट वो अपना रास्ता बनाना जानता था, उसको बनाना था, बना लिया। सेम चीज आप लोगों के साथ भी लागू होती है। आप इंटरेस्टेड होंगे, यही सारा सिचुएशन आपके साथ भी है, आप अपना रास्ता बना ही लेंगे, चाहेंगे तो बिल्कुल बनेगा। समझे? चलिए अगला सवाल पर आते हैं कि हाउ टू डिस्टिंग्विश अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट के बीच में अंतर बताइए कि कौन सा लाइट अनपोलराइज्ड है, कौन सा लाइट पोलराइज्ड है, तो आप ये अंतर कैसे बताएंगे? मान लीजिए लेट अस सपोज कि ये लाइट जो आपका यहां पर आ रहा था, पहले हम केस एग्जांपल लेते हैं किसका, कि आपका अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड कहने का मतलब ये है कि इस लाइट में जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हम मान लेते हैं कि ये है मेरा, तो इस लाइट में जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन में, हर सिमेट्रिकल डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। इधर आपका वर्टिकल भी कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल भी कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में भी कर रहा होगा, मल्टीपल डायरेक्शन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका ऑसिलेट कर रहा होगा। किसमें? अनपोलराइज्ड लाइट में। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने बीच में लेट अस सपोज यहां पर एक आपने पोलराइड लगा दिया, इधर आपने एक पोलराइड लगा दिया, इस प्रकार से आपने यहां पर एक आपने पोलराइड लगा दिया। ठीक है, पोलराइड का मान लेते हैं कि हमारा जो एक्सिस है वो आपका पास एक्सिस, ये पास एक्सिस इस तरह से आपका वर्टिकल है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये अनपोलराइज्ड लाइट, ये कौन सा लाइट है, ये है आपका अनपोलराइज्ड, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट, जब ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलराइड से गुजरेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो इस पास एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी वो खत्म हो जाएंगी, होगा ना। सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पास एक्सिस के साथ अलाइन करेंगी, सिर्फ वही इसको पास करके आगे आ पाएंगी। मतलब आपको इधर क्या मिलेगा, इधर आपको मिला जो आपने इधर आगे पोलराइड के आगे आपको क्या मिला, इधर आपको मिला एक ऐसा लाइट, इधर आपको एक ऐसा लाइट मिला, यहां पर आपको एक ऐसा लाइट मिला इधर, जिस लाइट में जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स थे वो आपका इसी डायरेक्शन में आपका ऑसिलेट कर रहे थे। जो आपका पास एक्सिस था, इस पास एक्सिस वाले में आपका ये ऑसिलेट कर रहे थे। ठीक, अब एक बात बताओ, इस केस में अगर मान लीजिए आप इस पोलराइड को अगर आप घुमाते हैं 90 डिग्री से, अगर आप 90 डिग्री से इसको घुमा देते हैं, यहां पर आपका मान लीजिए I0 था आपका इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट का,
इधर आते आते ये जो आपका लाइट मिला यहां पर आपको, जो पोलराइज लाइट आपको मिला, जो आपको पोलराइज लाइट मिला, इसका कितना इंटेंसिटी होगा सोच करके बताओ। यहां पर जब लाइट का इंटेंसिटी आई नॉट था, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी थे, वर्टिकल कंपोनेंट भी थे। यहां जो लाइट आपको मिला इसमें हॉरिजॉन्टल सारे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ वर्टिकल वाले हैं। मतलब यहां पर इंटेंसिटी आपको क्या हो चुकी है, आई नॉट बाई 2 आधी हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल वाले तो सारे खत्म हो गए। अब अगर मान लीजिए इस पोलराइड को, जिसका पास एक्सिस अभी वर्टिकल आपने रखा था, अगर आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करके हॉरिजॉन्टल बना दो, अगर आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करके हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो यहां जो लाइट निकलेगी उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल खत्म हो चुका होगा, मगर उसकी इंटेंसिटी तो अभी भी आई नॉट बाई 2 ही होगी, इंटेंसिटी तो फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो जब आपका लाइट इस तरह से हो, इस प्रकार का हो कि पोलराइड के रोटेट करने के बाद भी आगे जो आपको लाइट मिल रहा है, इमर्जेंट रे जो आपको मिल रहा है, उसकी इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रही है, तो हम समझ जाएंगे कि लाइट आपका कैसा था, अनपोलराइज लाइट था। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका पोलराइज्ड लाइट होता तो क्या होता। ठीक है, मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आपका पोलराइज्ड लाइट है, इस पोलराइज्ड लाइट के आगे हम यहां पर एक पोलराइड रख देते हैं। यहां पर हम क्या कर देते हैं, एक आपका पोलराइड रख देते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहां पर पोलराइड रखेंगे और पोलराइड का अगर पास एक्सिस आपका वर्टिकल रहा, अगर आपका पास एक्सिस पोलराइड का वर्टिकल रहा तो आपका क्या मिलेगा, यहां पर आई नॉट बाई 2 था तो इधर भी आपको क्या मिलेगा, यहां पर जो आपको लाइट आएगा ये भी आपको आई नॉट बाई 2 ही देगा इंटेंसिटी। लेकिन अगर आपने इसके केस में पोलराइड को 90 डिग्री से रोटेट किया तो सारा का सारा इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, घट करके 0 हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल वाले जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल पास एक्सिस को पास नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर आपका इंटेंसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कि अगर पोलराइड के रोटेट करने पर इंटेंसिटी बदल नहीं रही है तो आपका लाइट कैसा था, अनपोलराइज था। अगर पोलराइड के रोटेट करने पर इंटेंसिटी आपका मैक्सिमम और 0 के बीच में वेरी कर रही है, 0 और मैक्सिमम के बीच में वेरी कर रही है, तो लाइट आपका कैसा था, पोलराइज लाइट था। आया समझ में? बनाइए इसको। आपको यह समझ में आया कि अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट में आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अगर आप पोलराइड को रोटेट करेंगे और आपकी इंटेंसिटी इधर इमर्जेंट रे की वेरी नहीं कर रही है तो वो कौन सा लाइट था, अनपोलराइज्ड। अगर आप पोलराइड को रोटेट कर रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी 0 और मैक्सिमम के बीच में वेरी कर रही है तो कौन सा लाइट था, वो पोलराइज्ड लाइट था। आई बात समझ में? अब अगर मान लीजिए आपका लाइट पार्शियली पोलराइज्ड होगा तो आपको क्या मिलेगा, ना तो फुल्ली तरह से अनपोलराइज्ड होगा, ना ही फुल्ली पोलराइज्ड होगा, पार्शियली पोलराइज्ड होगा, तो आपको क्या मिलेगा देख लेते हैं। चलिए, अभी क्या था, थोड़ी देर पहले हमने यहां पर क्या लिया था, अनपोलराइज्ड लाइट लिया था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यार, इसको पार्शियली पोलराइज कर रहे हैं। पार्शियल पोलराइज का मतलब क्या, कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम कम कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कम कर देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम बढ़ा देते हैं। इससे होगा क्या, पहला चीज तो ये पार्शियली पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, पहले क्या था, अनपोलराइज्ड था, जितना वर्टिकल उतना ही हॉरिजॉन्टल। अभी क्या है, वर्टिकल जो आपका ज्यादा हो गया, हॉरिजॉन्टल वो आपका कम हो गया, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा पोलराइज्ड है। ठीक है, पोलराइज शब्द का अर्थ ही होता है कि आप बीच में नहीं है, आप किसी एक तरफ झुके हुए हैं। आप मीडिया में बहुत ये खबर सुनते होंगे कि आजकल लोग ज्यादा पोलराइज्ड हो गए हैं। पोलराइज्ड कहने का मतलब क्या है, कि एक तरफ के विचारधारा के प्रति ज्यादा झुक गया है और दूसरे तरफ के विचारधारा के प्रति उसका जो आपका उधर से कट गया है, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड इंसान। अगर आप किसी पोलराइज्ड इंसान के सामने बैठ गए, अगर वो बीजेपी का समर्थक होगा तो आपको पूरा बीजेपी का बात करोगे आपसे खुश हो जाएगा, अगर कांग्रेस का समर्थक होगा आपसे नाराज हो जाएगा। तो उस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड, जो किसी एक तरफ झुका हुआ है, एक ही चीज को सत्य मानता है, दूसरे चीज को सत्य मानता ही नहीं है। यहां पर क्या था, पहले सारे बराबर थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सब बराबर था, तो अनपोलराइज्ड था। अभी आपने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल को कम कर दिया, वर्टिकल को ज्यादा कर दिया, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ ज्यादा पोलराइज्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। अब अगर आप इसको पोलराइड से पास करवाएंगे तो क्या होगा, अगर पोलराइड आपका वर्टिकल रहा तो वर्टिकल ज्यादा है, पोलराइड भी वर्टिकल, पोलराइड का पास एक्सिस भी वर्टिकल, और ये वर्टिकली पोलराइज्ड पहले से ही है, तो आपको क्या जो यहां पर आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक, अगर आप इस पोलराइड को हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो क्या होगा, मिनिमम मिलेगा।
मिनिमम मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जीरो नहीं मिलेगा। जीरो तब मिलता जब यहां सिर्फ वर्टिकल होते और यहां आपने हॉरिजॉन्टल कर दिया होता, तब आपको जीरो मिलता। लेकिन यहां पर कुछ आपके ऐसे भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जिनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, कम आएगा बट आएगा, और इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टली जब आप इसको घुमा करके रख देंगे तो वो आपका पास करके आएगा। मतलब आपका जो इमर्जेंट रे का इंटेंसिटी होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या करेगा, आपका फ्लक्चुएट करेगा। तो अनपोलराइज्ड जब लाइट था, पोलराइड आप रखते थे और पोलराइड को घुमाते थे तो उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती थी। पोलराइज्ड लाइट जब होता था और आप पोलराइड को घुमाते थे तो आपकी इंटेंसिटी जीरो और मैक्सिमम के बीच में वेरी करती थी। और आपका पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होगा और पोलराइड को रख के आप घुमाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में वेरी करेगी, मिनिमम आपका जीरो नहीं होगा। आया समझ में? बना लीजिए इसको। मान लीजिए आपका एक अनपोलराइज्ड लाइट था। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब इसमें इस प्लेन में, इस परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल सिमेट्रिकल डायरेक्शन में आपको ऑसिलेट कर रहा था। आपने क्या करा, एक पोलराइड से इसको पास करा जिस पोलराइड का पास एक्सिस वर्टिकल था। तो जो यहां से इस पोलराइड से जो आपकी लाइट बाहर आएगी उस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा। यहां से जो लाइट पास करेगी उस लाइट में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा। यहां अगर आपकी इंटेंसिटी मान लीजिए आई नॉट थी, ठीक है, टोटल इंटेंसिटी अगर आई नॉट थी तो यहां घट करके कितनी हो चुकी होगी, आई नॉट बाई 2, क्योंकि सारे हॉरिजॉन्टल वाले तो कट गए, वर्टिकल वाले कंपोनेंट बचे हैं। ठीक, अब यहां पर इसके आगे आप एक दूसरा पोलराइड यूज कर रहे हो और दोनों पोलराइड्स के बीच में एंगल आपका थीटा कितना है, यहां पर 0 है। ये आपका पोलराइड 1 है, ये आपका पोलराइड 2 है। पोलराइड 1 और पोलराइड 2 के बीच में एंगल आपका 0 है, मतलब ये वर्टिकल तो ये भी वर्टिकल। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है तो यहां जो आपको लाइट मिलेगी, फाइनली यहां पर जो पास करके दूसरे पोलराइड को निकलेगी, इसका भी इंटेंसिटी कितना होगा, आई नॉट बाई 2 ही होगा। ये आपका केस 1 है जब थीटा आपका 0 है। अगर आप थीटा को घुमा करके बदल करके थीटा को अगर आप 90 डिग्री कर दो, मतलब जो दूसरा पोलराइड है, आप सपोज कर लीजिए कि इस दूसरे पोलराइड का पास एक्सिस आप अगर हॉरिजॉन्टल बना देंगे, इस दूसरे पोलराइड का पास एक्सिस, इसको हम फिर से ही बना देते हैं। इस दूसरे पोलराइड को आपने क्या करा, इसको घुमाया और इसको घुमा करके आपने 90 डिग्री पर इसका पास एक्सिस को डाल करके रख दिया। आपने क्या करा, पोलराइड लिया और इस पोलराइड का जो आपका एक्सिस था, पास एक्सिस, इसको आपने क्या करा, हॉरिजॉन्टल आपने कर दिया। हॉरिजॉन्टल करने से होगा क्या, हॉरिजॉन्टल करने से ये होगा कि अब जो आपका लाइट यहां से पहले आ रहा था, जो आपका लाइट यहां पर था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रही थी। आपने पोलराइड को इसके 90 डिग्री पर रख दिया, जिसका पास एक्सिस 90 डिग्री पर है, तो क्या आपको यहां पर कुछ मिलेगा, इंटेंसिटी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कब, जब आपका थीटा होगा 90, तब आपका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, मान लीजिए कि आपका एंगल ना तो 0 है ना ही 90 है, 0 और 90 के बीच में कोई सा भी एक एंगल आप यूज कर रहे हो, जिसको हम बोल देते हैं कोई सा भी रैंडम एंगल थीटा है। अगर किसी रैंडम एंगल आप थीटा को यूज करेंगे, मतलब अब जो आपका पोलराइड है यहां पर, अब जो आपका सेकंड पोलराइड है, लेट अस सपोज इसको हमने क्या करा है, सेकंड पोलराइड को कुछ इस तरह से आपने अरेंज करा है, सेकंड पोलराइड को, कि इसका जो आपका एक्सिस है, पास एक्सिस, वो आपका वर्टिकल से लेट अस सपोज थीटा एंगल बना रहा है। मान लीजिए अगर आपका ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल से ये आपका थीटा एंगल बना रहा है, इसका पास एक्सिस। तब जो यहां पर आपको इंटेंसिटी मिलेगी, इस इंटेंसिटी का वैल्यू होता है आई नॉट। अगर यहां पर आपका आई नॉट बाई 2 था, इसी आई नॉट बाई 2 को हम मान लेते हैं आपका आई नॉट डैश, ठीक है ना, या फिर इसको हम बोल देते हैं आपका आई मैक्स, ठीक है। तो अगर यहां पर आपका इंटेंसिटी आई मैक्स था, तो यहां जो आपको इंटेंसिटी मिलेगी वो मिलेगी आई मैक्स कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है बात समझ में? अगर आपका सेकेंड पोलराइड थीटा एंगल पर इसका पास एक्सिस रखा हुआ है पोलराइड 1 के रिस्पेक्ट में, तो यहां अगर आपकी इंटेंसिटी आई नॉट होगी तो यहां क्या मिलेगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहां आई मैक्स होगी तो यहां क्या मिलेगा, आई मैक्स कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे मिलेगा वो भी समझ लीजिए। यहां जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा तो उसका एक एम्पलीट्यूड भी होगा एम्पलीट्यूड, और आपको पता है इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहां जो आपका इंटेंसिटी था वो आपका के ए स्क्वायर मान लेते हैं आपका, ये अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए नॉट था तो यहाँ आपका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू के ए नॉट का स्क्वायर।
ठीक है, जब आपका लाइट यहां पर आया, यहां से जो लाइट निकला, यहां पर आपका एम्पलीट्यूड कितना हो चुका होगा, ए नॉट, यहां जो आपका एम्पलीट्यूड हो चुका होगा आपका ए नॉट कॉस थीटा हो चुका होगा, क्योंकि यहां पर आपका जो एक्सिस है, पास एक्सिस, वो आपका थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो वही लाइट आपका पास करेगा जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आपका एम्पलीट्यूड ए नॉट कॉस थीटा हो गया, तो यहां जो आप इसका इंटेंसिटी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, के इंटू ए डैश का स्क्वायर। ए डैश का स्क्वायर मतलब क्या, आई डैश इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब क्या, के ए नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और के ए नॉट स्क्वायर को ही आप क्या बोल रहे हैं, आई नॉट, तो आपका आई डैश क्या हो गया, आपका आई डैश हो गया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मेलस लॉ। क्या बोलते हैं, मेलस लॉ। ये क्या बोलता है कि द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट is directly proportional to the square of the cosine of angle theta between the polaroid and the analyzer, या फिर between the two polarides। आई बात समझ में, लिखिए इसको। अगर थीटा का वैल्यू 90 कर दें तो 0, हाँ, आप इसी में डालते जाइए। जब थीटा को आप 0 रखेंगे तो यहाँ आई नॉट, तो यहाँ भी आई नॉट, थीटा को 90 रखेंगे तो यहाँ आई नॉट, तो यहाँ 0। अब देखिए, पोलराइड्स का आपसे यहां पर होता है कि आपका पोलराइड्स का आपसे यूज पूछा जाता है कि पोलराइड्स का क्या यूज है। तो पोलराइड्स का सबसे बड़ा यूज यही है कि आप पोलराइड्स के हेल्प से आप लाइट के इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास दो पोलराइड्स है तो दोनों पोलराइड्स के बेसिस पर आप लाइट का इंटेंसिटी वेरी कर सकते हैं, 0 से मैक्सिमम के बीच में, मैक्सिमम से फिर 0। आप अपने मन से थीटा बदल करके दोनों पोलराइड्स के बीच में लाइट्स की इंटेंसिटी को आप क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। ठीक है, अब है कि आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपको पढ़ना है, आपको आगे पढ़ना है ब्रूस्टर्स लॉ। तो आगे हेडिंग डालिए ब्रूस्टर्स लॉ। अगला हेडिंग डालिए ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ, अगला हेडिंग है आपका ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है? ब्रूस्टर्स लॉ समझने से पहले एक बात को समझिए कि देखा यह गया कि जब आपका लाइट किसी शाइनी ऑब्जेक्ट पर फॉल करता है, मान लीजिए आपका कोई सा भी शाइनी ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट अस सपोज ये आपका क्या है, ग्लास है। मान लीजिए आपका लाइट आया और इस ग्लास पर फॉल किया, क्या होगा इसके आगे, रिफ्लेक्शन होगा ना। अब देखा यह गया कि यार अगर शुरुआत में तो आपका लाइट क्या था, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट था। अनपोलराइज्ड लाइट मतलब इसमें क्या था कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपके ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं अनपोलराइज्ड लाइट को? अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का ये तरीका है, आप डायग्राम्स में जब दिखाएंगे अनपोलराइज्ड लाइट को तो आप इस तरह से दिखाएंगे। इस तरह से क्यों दिखाएंगे, जरा बात को समझिएगा। ये जो डायरेक्शन है ये क्या बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, और ये जो डॉट है, ये डॉट आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो यहां दोनों है, वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, तो ये कौन सा लाइट है आपका, अनपोलराइज्ड लाइट है। अब देखा यह गया कि जब आपका एक अनपोलराइज्ड लाइट एक शाइनी ऑब्जेक्ट, मतलब मान लीजिए आपका ग्लास पर फॉल कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, ये अगर आपका रिफ्लेक्टेड रे आपको जो मिल रहा है, इस रिफ्लेक्टेड रे में जो आपके हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे यार वो ज्यादा मिलते थे, वर्टिकल वाले क्या हो जाते थे, कम हो जाते थे। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं कि द लाइट कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ शाइनी ऑब्जेक्ट is partially polarized in horizontal direction। मतलब किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आपका रिफ्लेक्ट करके आता है वापस, उस लाइट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्यादा मिलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट वाले क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। मतलब ये क्या है, ये आपका पार्शियली पोलराइज्ड है किस डायरेक्शन में, ये आपका पार्शियली पोलराइज्ड है किस डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल। पार्शियली पोलराइज्ड है किस डायरेक्शन में, पार्शियली पोलराइज्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आया समझ में? बनाइए इसको। ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट, क्या बोले बाबू?
यहां पर देखिए लाइट था आपका, अनपोलराइज लाइट था। अनपोलराइज लाइट मतलब आपको पता है कि इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर डायरेक्शन में आपका ऑसिलेट कर रहा होगा, वर्टिकल में भी कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल में भी कर रहा होगा। तो हमने क्या करा, इसको इस तरह से ड्रॉ करा। इसमें हमने साइन तो समझ गया ना, वर्टिकल वाले को, और ये डॉट वाला क्या बता रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल बता रहा है। जब आपका ये लाइट किसी शाइनी ऑब्जेक्ट पर फॉल किया, तो शाइनी ऑब्जेक्ट पर फॉल करने के बाद ये देखा गया कि आपका लाइट जो यहां पर रिफ्लेक्ट बैक किया, इस रिफ्लेक्टेड वाले लाइट में जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड थे वो ज्यादा थे, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे थे वो कम थे। अब मान लीजिए ये जो आपका शाइनी सरफेस था, आपने बोला कि अगर आपका किसी शाइनी सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा तो जो आपकी लाइट रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, पार्शियली पोलराइज्ड होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो आपका सरफेस था जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये आपका एक ग्लास था और ग्लास का कुछ थिकनेस भी था, मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ये ग्लास है, यहां पर आपका एयर है, तो आपका क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया। ये आपका क्या है, ग्लास है, और मीडियम चेंज होगा तो यहां पर रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो ये जो आपका इंसिडेंट लाइट आया, यहां पर फॉल किया, ये आपका नॉर्मल है, ये क्या करेगा, अपने नॉर्मल से कुछ बेंड कर जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब होता क्या है ना कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बदल सकते हो। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेंगे, रिफ्लेक्ट आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम ही होगा, बट आपका जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेंगे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदलेगा। ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पर अगर आपका ये रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर हो गया, किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर आपका रिफ्लेक्टेड रे और आपका रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, उस कंडीशन में ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है ये फुल्ली पोलराइज्ड हो जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब ये जो आपके थोड़े बहुत वर्टिकल वाले मिल भी रहे हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे, और आपको जो भी लाइट यहां पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल वाला ही मिलेगा, फुल्ली पोलराइज्ड हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जिस एंगल पर ये होता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसी एंगल को हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल आईबी। ब्रूस्टर्स एंगल आईबी आ रहा है समझ में, आईबी। इसको पहले एक मिनट, इसको ड्रॉ कीजिए आप। हो गया। अब जरा समझिएगा, हमने क्या बोला कि एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, when the reflected ray and refracted ray, when the reflected ray and refracted ray become perpendicular to each other, become perpendicular to each other, then the reflected ray becomes plane polarized in horizontal direction। मतलब जब ये आपका इस एंगल को, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये सब कुछ हो रहा है, उसको या तो हम ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी बोलते हैं, आईबी या फिर आईपी। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आपका रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आपका रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगा, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्या बोलेंगे, ब्रूस्टर्स एंगल या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी। लिखिए, ये आपका अनपोलराइज्ड रहेगा। जैसे आपका ये अनपोलराइज्ड था, आपका रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होगा, उसी तरह से आपका अनपोलराइज्ड ही रहेगा। मतलब यहां पर वर्टिकल में भी, वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आपके ऑसिलेट कर रहे होंगे। ये भी आपका क्या होगा, अनपोलराइज्ड ही होगा, अनपोलराइज्ड। देखिए इस फिगर को जो यहां पर इंटरफेस पर ये बन रहा है, इसी चीज को हम जूम करके बना रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखे। ये था आपका क्या, इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे क्या हुआ, यहां से आपका नॉर्मल रहा, अगर ये नॉर्मल रहा तो इधर आ गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये था आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ये आपका ब्रूस्टर्स एंगल या फिर आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईबी या फिर आईपी है, तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है। ये आपका इंसिडेंट रे था, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। अब यहां जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब अगर ये एंगल आईपी है तो ये भी आईपी होगा, ये भी होगा क्या आपका आईपी ही होगा। ठीक, ये पूरा एंगल, ये नॉर्मल है, ये पूरा एंगल 90 है, और अगर ये 90 है, ये आईपी है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस आईपी। ठीक, और क्योंकि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आईबी या आईपी के बराबर है, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये वाला एंगल होगा, ये भी 90 होगा, और अगर ये भी 90 है और ये 90 माइनस आईपी है, तो ये कितना हो गया आईपी। ठीक, आया बात समझ में। अब फिर से देखना, ये नॉर्मल और ये इनके बीच भी एंगल कितना है 90, तो अगर ये आईपी तो ये कितना, ये भी आपका 90 माइनस आईपी, और ये क्या है, ये तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। ये आपका एंगल ऑफ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो किसके बराबर आ रहा है 90 माइनस आईपी। अब इतना हमने क्यों किया, इस बात को समझना। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा था, स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा था कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये म्यू क्या होता है, म्यू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। आई मेरा किसके बराबर है, आईपी के, तो यहां आप लिख दीजिए म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आईपी डिवाइडेड बाई आर किसके बराबर है 90 माइनस आईपी के, इसको लिख दीजिए 90 माइनस आईपी। साइन 90 माइनस आईपी क्या होगा, कॉस आईपी, तो ये हो गया आपका साइन आईपी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आईपी, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो आपका यहां से क्या आ गया म्यू इज इक्वल टू tan आईपी। तो आपका आईपी, जो आपका आईपी है ब्रूस्टर्स एंगल आईपी, इसका वैल्यू क्या आ गया tan इनवर्स म्यू के बराबर। आया बात समझ में। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर ब्रूस्टर्स एंगल आईबी या फिर आईपी का वैल्यू tan इनवर्स म्यू के बराबर, जहां म्यू क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ग्लास का। ये था आपका लास्ट टॉपिक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए।